नमस्कार मित्रों, पिछली क्लास में हम लोगों ने मगध का उत्कर्ष के पूर्व किस तरह से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजनैतिक परिवर्तनों के द्वारा जनपद से महाजनपद की निर्माण की प्रक्रिया को देखा था। 16 महाजनपदों का अध्ययन किया था, जिनमें 2 शासन प्रणालियां थी। एक में गणराज्यीय व्यवस्था थी तो राजतंत्र शासन व्यवस्था भी एक साथ अस्तित्व में थी। अब मैं आपके सामने मगध के उत्कर्ष नामक चैप्टर की तरफ लेकर आना चाहता हूँ। दरअसल ये साम्राज्यवाद की स्थापना का दौर है। कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या मगध के उत्कर्ष के पहले एक राजा दूसरे राजा को पराजित नहीं करते थे कि युद्ध नहीं होते थे? बिल्कुल युद्ध होते थे। एक राजा दूसरे राजा को पराजित भी करता था, लेकिन ये युद्ध धर्म विजय युद्ध होते थे। कौन से युद्ध होते थे? धर्म विजय कहा जाता था। अर्थात जीतने वाला राजा हारने वाले राजा को गिफ्ट देने के लिए मजबूर करता था, अपने ध्वज को लगाने के लिए बाध्य करता था, या कभी कभी उसके मुकुट को अपने पैरों में रखवा लेता था, या उसकी पुत्री से विवाह करके उसे निम्न श्रेणी का सिद्ध करने का प्रयास करता था, लेकिन उसका राजपाट उसे लौटा देता था। ये परंपरा थी धर्म विजय की। धर्म विजय का कॉन्सेप्ट मगध ने छोड़ दिया, इसलिए इसे साम्राज्यवाद की शुरुआत कहते हैं। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि 16 महाजनपदों में सिर्फ मगध ही क्यों बढ़ा, या इसके प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन उभर कर सामने आए? जरा देख लेते हैं। मगध के साथ साथ मैं एक तरफ जिक्र करता चलूं, आपको मगध पढ़ना है, मगध के राजवंशों को पढ़ना है। तो पहला तो हो गया मगध। दूसरा, मगध को जो उसने सबसे ज़्यादा चुनौती दी वो आप भी जानते हैं, कौशल। नंबर 3 अवंती। नंबर 4 वत्स। और 5 लिच्छवी। इनमें से एक लिच्छवी गणराज्य है, जिसकी राजधानी वैशाली हुआ करती थी। बाकी 4 राजतंत्र हैं। अब जरा देख लें, मगध के समकालीन कौन ऐसे शासक थे या प्रबल शासक थे जिनका जिक्र आपसे होने वाला है। मगध को छोड़कर कौशल में शासन करते थे प्रसेनजीत, इनका जिक्र आएगा। अवंती में चंड प्रद्योत, इनका जिक्र आपको मिलने वाला है। वत्स में उदयन, कहीं कहीं उदायन भी मिल जाता है। लेकिन एक शासक का जिक्र आपको शुरुआत में ही मिलेगा, वो है अंग महाजनपद, जिसके शासक थे ब्रह्मदत्त। यहाँ एक दधिवाहन नाम के भी शासक हुआ करते थे महावीर स्वामी के समय, जिनकी पुत्री ने, अंग राज्य के शासक दधिवाहन, इनकी पुत्री ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। ये पहली महिला थी जिन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया था। तो अंग का अपना एक महत्व है। लिच्छवी गणराज्य में समय चेटक का शासन था, तो इनका भी जिक्र मैं कर दूं यहां पर। अब जरा स्थिति को समझते हैं, मगध है कहां? मगध है गंगा नदी घाटी के क्षेत्र में। मैंने उस दिन आपसे जिक्र किया था, या ना किया हो तो आज कर देता हूं, कि 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा महाजनपद गंगा नदी घाटी में थे। 8 अकेले उत्तर प्रदेश में ही थे। अब इससे आप समझ सकते हैं कि गंगा नदी घाटी में महाजनपदों की अधिकता के होने के कारण क्या थे। उपजाऊ मिट्टी का होना, उपयुक्त जनसंख्या का होना, क्योंकि जनसंख्या अगर ठीक ठाक होगी तो विभिन्न पेशों में उनको लगाया जा सकता है, उनका डेवलपमेंट किया जा सकता है, अर्थात मानव संसाधन में बदलकर राष्ट्रहित के लिए लाया जा सकता है। तो मगध के साथ भी तो ये स्थिति बनी थी, क्योंकि मगध भी गंगा नदी घाटी के क्षेत्र में था। आप देख सकते हैं मगध, कौशल और वत्स ये गंगा नदी घाटी के क्षेत्र में है। अवंती नहीं है, लेकिन लिच्छवी भी आप कह सकते हैं कमोवेश गंगा नदी घाटी के क्षेत्र में ही है, क्योंकि ये मिथिला और मिथिलांचल के क्षेत्र का है, उत्तरी बिहार का हिस्सा। अंग गंगा नदी घाटी का क्षेत्र,
इस स्थिति में अगर आप देखिए तो सिर्फ अवंती ही एक ऐसा है, बाकी सभी लगभग गंगा नदी घाटी क्षेत्र में ही है। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा परिवर्तन क्या हुआ, क्या ऐसा खोज दिया गया जिसने एकदम पूरे इतिहास को एक नए चरण में बांध दिया, एक नई स्पीड प्रदान कर दी। वो जादू का नाम है लोहा। बड़ी जादुई चीज है। कहते हैं उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई। लोहे की खोज ने मानव के इस विकास करने की गति को एक तूफान की स्पीड पकड़ा दी। लोहे के आने के कारण जंगल काटे गए, जंगल काटने से हाथी मिले, लकड़ियां मिली, उपजाऊ मिट्टी मिली, हाथी का सेना में प्रयोग किया गया, टैंक के तौर पर लकड़ियों का प्रयोग इमारती लकड़ी और नाव बनाने में हो गया, मिट्टी का प्रयोग अन्न उत्पादन में किया गया। परिणाम स्वरूप तीनों से राजा की ताकत ही बढ़ रही है। व्यापार बढ़ा तो व्यापार पर टैक्स बढ़ा, टैक्स बढ़ा तो राजा के पास धन अधिक हुआ, धन अधिक हुआ तो लोगों की भर्ती अधिक हुई, लोग अगर अधिक आए तो लोहा था जिसने अच्छे अच्छे हथियार दे दिए। आपको भी पता है लोहे की सबसे ज्यादा क्षेत्र आज भी बिहार से लेकर उड़ीसा तक के क्षेत्र में फैले हुए हैं। यहां इंपॉर्टेंट क्या है कि लोहे की खोज ने गंगा नदी घाटी में कृषि में क्रांति ला दी। कृषि के कारण व्यापार में क्रांति आई और व्यापार के कारण राजा की आय बढ़ी। राजा की इनकम जब बढ़ी टैक्सेशन से तो उसने सेना और कर्मचारी तंत्र को मजबूत किया। ये महत्वपूर्ण कारक बना साम्राज्यवाद की स्थापना के लिए। महाजनपद काल में अब बात कर लेते हैं मगध की। देखिए पुराणों से जो जानकारी मिलती है मगध के उत्कर्ष की, बौद्ध साहित्यों से, जैन साहित्यों से, उसमें थोड़ा बहुत विरोधाभास है। नाम का अंतर है, कहीं कहीं वंशावलियों का अंतर है, लेकिन कमोबेश जो सर्वमान्य है मैं उसी पर ही चर्चा करूंगा। पहला राजवंश मगध में जिसे हमें पढ़ना है वो है हर्यक। फिर हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश। इसके बाद आप मौर्य डायनेस्टी को पढ़ेंगे जो आपका अगला चैप्टर होगा। जरा देख लेते हैं। हर्यक वंश में दो शासक आए। सबसे प्रमुख दो शासकों का जिक्र करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है बिंबिसार और दूसरा उसका पुत्र अजातशत्रु। देखिए बिंबिसार थोड़ा कूटनीतिक बुद्धिमत्ता का प्रयोग करता है। उसने कौशल राज्य की राजकुमारी जो प्रसेनजीत है, इनकी बहन महाकौशला से विवाह कर लिया। परिणाम स्वरूप कौशल जिसने काशी को जीत लिया था, काशी को उसने दहेज के रूप में किसको दे दिया? मगध को। तो मगध को क्या मिल गया? काशी। और काशी कितनी आय देता था उस समय? कहते हैं 1 लाख रुपए उसकी वार्षिक आय हुआ करती थी उस जमाने में। ये बात है ईसा पूर्व की, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की। तब 1 लाख रुपए वो स्वर्ण मुद्राएं दिया करता था। काशी के क्षेत्र से इतने राजस्व राजा को प्राप्त होते थे। दहेज में किसको मिल गया? मगध को। किससे मिला? कौशल से। तो एक क्षेत्र तो अपने आप रिश्तेदारी से बदल गया। दूसरी चीज उसकी पूर्वी सीमा, कौशल मतलब जहां आप जानते हैं भगवान राम का अयोध्या का क्षेत्र कौशली कहलाता है। ये बेल्ट पूर्ण रूप से सुरक्षित हो गई क्योंकि बहनोई का शासन मगध में था। अब यहां से कोई आक्रमण मगध पर नहीं होने वाला। मद्र देश की राजकुमारी, मद्र माना जाता है कि वो हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर के इर्द गिर्द स्थित था। मद्र देश की राजकुमारी खेमा से भी उसने विवाह किया। तो वो इधर से भी अब कोई आक्रमण का खतरा नहीं। दूर दराज तक उसने अपनी सिक्योरिटी पूरब के बॉर्डर को संतुष्ट कर दिया। ठीक अपने ऊपर मगध के गंगा नदी जहां पाटलिपुत्र से निकलती है, ठीक उसके ऊपर मतलब उत्तरी बिहार में लिच्छवियों का शासन था। और चेटक की, ये थोड़ा सा विवादित है, कहीं कहीं किताबों में पुत्री मिल जाता है, कहीं कहीं बहन मिलता है। तो चेटक की पुत्री का विवाह हर्यक राजवंश के शासक बिंबिसार से हुआ था। तो इधर से भी बॉर्डर सुरक्षित था। अब बजा सिर्फ और सिर्फ
पूर्व का हिस्सा, पश्चिम और उत्तर उसने सुरक्षित कर दिया। शायद मैंने पहले बोल दिया है कि कौशल पूरब में था, कौशल मगध के पश्चिम में था। अब बचा पूरब का हिस्सा और मगध के ठीक पूरब में अंग था, और इस समय यहां शासन कर रहा था ब्रह्मदत्त। जब आक्रमण किया गया और पहली बार बिंबसार ने जो तलवार उठाई उसे अशोक ने फिर रखा है। याद रखिएगा, यह साम्राज्य विस्तार की शुरुआत बिंबसार ने की अंग को जीतकर, और अशोक ने कलिंग को जीतकर यह विस्तार बंद किया है। इतना लंबा युद्ध का संघर्ष मगध को चलता रहा। पूरा मैं बताने के बाद आपको पॉइंट आउट करूंगा क्या कारण थे मगध के उत्कर्ष के। पहले आप सुनते चले जाइए कहानी की तरह। बिंबसार ने अंग को जीत लिया और पहली बार उसने कहा कोई धर्म विजय नहीं, आपकी बेटी से शादी नहीं करना है, ना ही आपको मुझे मजबूर करना है कि आप अपना मुकुट रखिए, अंग छोड़िए और बाहर जाइए। पूरा राज्य छीन लिया। यह अपने आप में पहली बड़ी घटना थी। अंग को जीतकर उसने यहां पर उपराज्यपाल के तौर पर अपने बेटे अजातशत्रु को नियुक्त किया। बिंबसार ने इस तरह से शुरुआत कर दी। बिंबसार की मृत्यु के बाद याद रखिएगा, हर्यक वंश प्रत्यहंता राजवंश है। यहां बेटों ने अपने बाप को मारकर ही गद्दी ली। तो याद रखिएगा, बहुत पूछते हैं, हर्यक राजवंश। बिंबसार के बाद जब अजातशत्रु गद्दी पर आया तो अजातशत्रु के लिए चुनौती बन गया लिच्छवी, और अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा था, इसलिए अपने बहनोई की मौत का बदला लेना प्रसेनजीत के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। लिच्छवी को अपने दामाद के मरने का दुख था, तो दो तो प्रतिद्वंदी उसको अपने आप मिल गए। ऐसी स्थिति में प्रसेनजीत ने, क्योंकि उसके बहनोई की हत्या हुई थी, उसने काशी का क्षेत्र छीन लिया। अजातशत्रु को प्रसेनजीत से युद्ध लड़ना पड़ा, और इस युद्ध में पहली बार अजातशत्रु पराजित हुआ। दूसरी बार उसने ताकत अपनी बढ़ाई और कौशल को पराजित किया। लेकिन वो परमानेंट युद्ध नहीं चाहता था, क्योंकि कौशल एक बड़ा राज्य था, और ऐसे राज्य से अगर परमानेंट युद्ध होगा तो उसके विस्तार की सीमाएं कह सकते हैं कि अवसर बेहद कम हो जाएंगे। इसलिए उसने तय किया कि कौशल से रिश्ते मजबूत किए जाएं, और प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से उसने विवाह कर लिया। प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से अजातशत्रु ने विवाह कर लिया। इस तरह से प्रसेनजीत की तरफ से वो विवाद खत्म हो गया। दूसरा रोचक युद्ध हुआ लिच्छवियों से। अजातशत्रु ने आप फूट डालो राज करो की नीति का पालन किया। अजातशत्रु ने अपने विश्वसनीय मित्र वत्सकार को लिच्छवी गणराज्य में शामिल करवाया, और ये महसूस कराया लिच्छवियों को कि वत्सकार से उसके संबंध बेहद खराब हो गए हैं, गंदे हो गए हैं। वत्सकार मेरा बहुत ही जानकार है, और वत्सकार अगर चाहेगा तो अजातशत्रु को हरा सकता है। ये समझकर लिच्छवियों ने उसे शामिल कर लिया। दूसरी तरफ अजातशत्रु ने वैशाली की नगरवधु आम्रपाली को अपने प्रेम जाल में फंसाया, और उसके द्वारा भी उसने षड्यंत्र रचवाए। तो दोहरे स्तर पर उसने लिच्छवी गणराज्य में फूट डाल दी। परिणाम स्वरूप एक युद्ध हुआ जिसमें उसने महाशिलाकंटक और रथ मूसल जैसे यंत्रों का प्रयोग किया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, महाशिलाकंटक और रथ मूसल जैसे यंत्रों का उसने प्रयोग किया। तो आरएनडी का भी प्रयोग। मैं आपसे एक बात बताऊं कि इतिहास में वही राज्य अपने अस्तित्व को बना सकते हैं जो रिसर्च करते हैं और विकास करते रहते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जो फोकस करते हैं वही अपने अस्तित्व को बचा सकते हैं, क्योंकि किसी भी देश में रिसर्च और डेवलपमेंट अगर बंद हो जाए या दोयम दर्जे की होने लगे तो उस राज्य का, उस राष्ट्र का बहुत दिनों तक अस्तित्व नहीं रहता। इतिहास में आप बार बार पढ़ेंगे भी इसको। यहां आरएनडी का प्रयोग अजातशत्रु ने दिखाया कि लोहे का कितना गजब का प्रयोग उसने रथमूसल के तौर पर किया, और महाशिलाकंटक से बड़े बड़े पत्थरों को उसने आकाश से गिरती हुई पत्थर वर्षा के रूप में प्रयोग किया, सेना को तितर बितर किया, विपक्षी को और हराने में सफल रहा। अब यहां प्रश्न उठता है कि युद्ध का कारण क्या था। बौद्ध साहित्य में इसके दो कारण मिलते हैं। कहते हैं गंगा नदी के तट पर एक खदान थी जहां से लोहा निकलता था। उस लोहे का उत्पादन आधा आधा बांट लिया जाता था, क्योंकि वो गंगा के तट पर थी, तो आधा
मगध लेता था और आधा लिच्छवी लेते थे। अचानक लिच्छवियों ने उस पर पूरा नियंत्रण कर लिया जब प्रसेनजीत की मृत्यु हुई, क्योंकि प्रसेनजीत उसके दामाद थे, तो इसलिए आधा आधा चलता था। और नाराज होने के कारण प्रसेनजीत ने के मरने के कारण लिच्छवियों ने उस पर पूरा नियंत्रण कर लिया। तो पहला कारण तो आर्थिक बना कि लोहे की खदान पर लिच्छवियों ने कब्जा कर लिया था। दूसरा कारण था कि चेटक की पुत्री या बहन, जो भी आपको मिलता है, वैसे पुत्री ज्यादा सही माना जाता है, कि 2 पुत्र हुए थे प्रसेनजीत से। वो दोनों जब पहुंचे तो एक तरह का प्रचार हुआ कि मगध में अजातशत्रु ने, हर्यक वंश के अजातशत्रु ने इन दोनों बच्चों का हक छीन लिया है। इससे भी लिच्छवी नाराज थे कि उनकी पुत्री को जो हक मिलना चाहिए था पाटिल पुत्र में, वो छीन लिया गया। यहां तक मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। देखिए, पहले मगध की राजधानी थी गिरिव्रज। गिरिव्रज पर एक बाउंड्री कराई गई है, किले बंदी के साक्ष्य मिलते हैं। वो चंड प्रत्योत के कारण मिले थे। कहते हैं प्रत्योत से इतना खतरा था बिंबिसार को, डर लगता था कि उसने पहाड़ी पर अपनी राजधानी बसाई और उसे भी बाउंड्री कराने का प्रयास किया, 4 दीवारी बनाने का प्रयास किया, या चारों तरफ उसकी दीवार खड़ी करने का प्रयास किया। लेकिन चंड प्रद्योत बीमार पड़ गया, तो बिंबिसार ने जीवक नामक अपने राजवैद्य को इसके इलाज के लिए भेजा, जो कह सकते हैं कि एक स्थिति को सामान्य करने की कोशिश थी। जीवक एक दासी पुत्र सालवती का, दासी मिलता है, गणिका भी मिलता है, तो दासी गणिका का पुत्र था, लेकिन था राजवैद्य। याद रखिएगा, शिक्षा में इस तरह सा कोई भी आपको प्राचीन काल में भेदभाव नहीं मिलेगा। ये धीरे धीरे जैसे आप राजपूत काल से और मध्यकाल की तरफ बढ़ेंगे, भेदभाव बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जीवक का उल्लेख आता है। जीवक किसका राजवैद्य था? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रसेनजीत का। और किसके इलाज के लिए भेजा गया था? चंड प्रद्योत के लिए। इसने महात्मा बुद्ध का भी इलाज किया था, ये भी याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध का भी इलाज किसने किया था? सॉरी, जीवक राजवैद्य था बिंबिसार का, इसने बुद्ध का भी इलाज किया था और चंड प्रद्योत का भी इलाज किया था। शायद मैंने प्रसेनजीत कह दिया था, उसे हटा दीजिएगा। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का राजवैद्य था। ये सालवती का पुत्र था, जो गणिका या वैश्या जिन्हें कहते हैं, उनका पुत्र था। यहां अजातशत्रु तक की कहानी को मैंने आपको समेटा। कैसे? अब अंग भी उसके पास था, लिच्छवी भी उसके पास थे। इधर प्रसेनजीत का पुत्र विदुढ़भ हुआ। इसकी बड़ी रोचक कहानी है। प्रसेनजीत के ही राज्य में, कौशल में ही श्रावस्ती का क्षेत्र आता था, और यही शाक्य नाम के गणराज्य शासन करते थे, जिसमें महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। आपको भी पता है महात्मा बुद्ध का एक नाम शाक्य मुनि है। महात्मा बुद्ध अब कौशल के ही अंतर्गत आता था, तो प्रसेनजीत को एक इच्छा हुई कि इसी गणराज्य की राजकुमारी से विवाह कर लें, तो मेरा रिश्ता महात्मा बुद्ध के वंशजों में हो जाएगा। उन्होंने बड़ा दबाव डाला। प्रसेनजीत के दबाव के कारण शाक्यों ने विवाह करा दिया, लेकिन बाद में प्रसेनजीत को पता चला जिससे विवाह कराया वो दासी है, वो वहां की राजकुमारी नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रसेनजीत और उस दासी के विवाह से जो संतान उत्पन्न हुआ विदुढ़भ, उसे बड़ी पीड़ा होती थी कि मैं एक दासी पुत्र हूं। अतः जब प्रसेनजीत की मृत्यु हुई तो उस दासी पुत्र ने शाक्यों पर आक्रमण किया और श्रावस्ती को पूर्ण रूप से नष्ट कर डाला। कहते हैं लौटते समय घाघरा की बाढ़ में, सरयू की बाढ़ में वो भी डूब गया। और बौद्ध साहित्य लिखते हैं कि ये तथागत महात्मा बुद्ध का ही श्राप था जो उसे ले बीता। तो इस तरह से कौशल का अंत हुआ और बड़े आसानी से मगध ने उसे भी समेट लिया। उदयन ने पाटिल पुत्र की स्थापना की, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्यक वंश में अजातशत्रु का पुत्र उदयन, जिसने पाटली पुत्र की स्थापना की। पाटिल पुत्र किसने बसाया? उदयन ने। तो उदयन का सबसे बड़ा योगदान था इस नगर की स्थापना। उदयन के बाद ये राजवंश बेहद कमजोर हो गया और उस
नागदासक नाम का एक शासक हुआ अंतिम, जिसकी हत्या करके शिशुनाग डायनेस्टी गद्दी पर आई। शिशुनाग राजवंश, शिशुनाग राजवंश का संस्थापक ही शिशुनाग है और यह पहला शासक है जिसने विंध्य को पार किया और अवंती को हरा दिया। अवंती को किस राजवंश ने हराया? शिशुनाग ने। शासक शिशुनाग था। मगध के 3 राजवंशों का मैंने जिक्र करने के लिए आपसे कहा, जिनमें से शिशुनाग का मैंने उल्लेख किया। आपको एक छोटा सा क्लू देता चलूं, याद रखिएगा, बौद्ध धर्म में मैं आपको पढ़ाऊंगा भी। अजातशत्रु के समय ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी और पहली बौद्ध संगीत अजातशत्रु के समय आयोजित हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीत शिशुनाग के पुत्र कालाशोक के समय हुई और तब राजधानी हुआ करती थी वैशाली। तब राजधानी कौन सी थी? वैशाली। याद रखना है आपको, सबसे पहले राजधानी गिरिवज, फिर राजगृह, फिर पाटिलपुत्र और फिर घूमकर वैशाली बन गई। शिशुनाग के बाद गद्दी पर आया कालाशोक। कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ और उसने उस साम्राज्य को सजो कर रखा। तो दक्षिण भी अब जीता जा चुका था और जीतने वाला कौन था? शिशुनाग। इसके बाद नंदवंश आया। नंदवंश बहुत प्रतापी था। नंदवंश के शासक के पास इतना धन था कि उनकी उपमाओं में ही छिपा रहता है। महापद्मनंद, पद्मनंद, घननंद, ये मुद्रा मापने की इकाइयों, घन पद्म, ये मुद्रा की मात्रा बताते हैं। महापद्मनंद इसका संस्थापक माना जाता है। कहते हैं उसकी कुछ उपाधियां थी: एकराट, भार्गव, सर्वछत्रांतक, अनुलंघित शासक। ये कहते हैं नाई था जिसने कालाशोक के पुत्र को मारकर गद्दी हासिल कर ली थी। अब बड़ी अजीब सी बात है, महापद्मनंद ने किया क्या? उसने पंजाब से लेकर ब्यास नदी के तट से लेकर सुदूर बंगाल की खाड़ी तक, जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे मैसूर के पास चंद्रगिरी पर्वत तक सारा क्षेत्र भारत जीत लिया। महापद्मनंद के समय जितनी विशाल सेना का निर्माण हुआ, फिर मौर्यों ने ही उस रिकॉर्ड को तोड़ा। तो एक विशाल साम्राज्य का निर्माण महापद्मनंद ने किया। महापद्मनंद के बाद गद्दी पर घननंद बैठा और इसी समय सिकंदर का आक्रमण होता है। याद रखना है आपको, घननंद के समय ही सिकंदर का आक्रमण हुआ था। घननंद का अंत मौर्य साम्राज्य की स्थापना के समय आपको बताया गया होगा, चाणक्य और उसके प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। इस तरह से नंद वंश का अंत करके मौर्य वंश गद्दी पर आया। तो कुछ जो महत्वपूर्ण राजवंश हैं, जो घटनाएं हैं, वो आपको याद रखनी होंगी। अब प्रश्न उठता है कि मगध के उत्कर्ष में क्या सहायता थी? मैंने आपको बताया मगध की उपजाऊ भूमि का होना, समुचित जनसंख्या का होना, साथ ही साथ लोहे की प्रचुर मात्रा का होना जिससे तलवार भी बन सके। तो जाहिर सी बात है कृषि यंत्र भी बने, खेती की स्थिति सुधरी। व्यापार के साथ साथ राजतंत्री व्यवस्था में योग्य राजाओं का लगातार रहना, हरियक वंश के शासक, फिर उसके बाद शिशुनाग वंश के, फिर नंद वंश के, फिर अंत में मौर्य वंश के शासकों का आना। इतनी निरंतरता ना कौशल में थी, ना अवंत में थी और ना ही वत्स में रही। वत्स के शासक उदयन की एक रोचक घटना के साथ मैं खत्म करना चाहूंगा। अवंती सुंदरी नाम मिलता है। अवंत के जो राजकुमारी थी उसे स्वप्नवासो दत्ता भी कहते हैं। भास की रचना है इस पर। अवंत के संबंध बेहद खराब हुआ करते थे वत्स राज्य से, और वत्स का शासक उदयन पौरव वंशी अर्थात पांडव अर्जुन के वंशजों में आता है। इसलिए इसका बड़ा सम्मान भी हुआ करता था कि कभी भगवान श्री कृष्ण के रिश्तेदार हैं, उनका खून है इनमें, और इस बात का बड़ा अभिमान भी रहा करता था। एक बार शिकार खेलने उदयन गया और गलती से रात को उसने विश्राम किया। सुबह उसने अपने आप को बंधा पाया। 2 सिपाही पकड़कर उसे प्रद्योत के दरबार में ले गए। प्रद्योत देख के दंग रह गया कि इतना बहादुर जो से हाथी का शिकार कटार से करता हो, वो उसे 2 मामूली सैनिक कैसे ले आए। सैनिकों से उसने पूछा बिना लड़े कैसे ले आए? तो सैनिकों ने बताया सो रहा था बांध लाए।
हमारी सीमा में घुस आया था, हमें नहीं पता ये कौन है। बाद में बताया गया कि तुमने गलती से उदयन को पकड़ लिया है। ये अलग बात है कि उदयन ने उसी प्रकरण में प्रद्योत की बेटी को भगाकर कौशाम्बी ले आया और शादी कर ली। बाद में विधिवत उसकी शादी कराई गई और इसी रोचक प्रेम प्रसंग को स्वप्न वासोदत्ता में प्रस्तुत किया गया। इस पर कई किताबें लिखी गई हैं। उदयन के बाद भी वत्सराज में कोई इतना योग्य नहीं आया कि कौशल और मगध से वो संघर्ष कर सके। परिणाम स्वरूप मगध ने इसका भी अंत कर दिया। इस तरह से मगध का उत्कर्ष हुआ। मगध के उत्कर्ष में प्रमुख कारण रहा लोहा, उपजाऊ मिट्टी, योग्य शासकों का होना, हाथियों का बेहद सुंदरतापूर्वक प्रयोग करना। इतना अच्छा प्रयोग किया कि हेमू विक्रमादित्य भी पानीपत के युद्ध में हाथियों को पहले लड़ाता है। 1556 द्वितीय पानीपत के युद्ध में। अब सोच लीजिए कि हाथियों का प्रयोग इसी समय से शुरू हुआ सेना में आगे रखने का, और अंत तक जबकि लड़ने का तरीका बदल चुका था, तब भी भारतीय शासक हाथी को आगे रखते थे, जो उनके हार का बाद में कारण बनता चला गया। पहले तो जीत दिलाई, लेकिन बाद में हार का कारण बनता चला गया। हाथियों का अच्छा प्रयोग, उपजाऊ मिट्टी के द्वारा व्यापार का अच्छा प्रयोग, इस तरह से मगध की आय बढ़ी, संसाधन बढ़े और उसने मानव संसाधन में विकास किया। परिणाम स्वरूप वो सबसे आगे निकलता चला गया। तो मगध के उत्कर्ष के बाद साम्राज्यवाद की स्थापना हो जाती है और वो साम्राज्य जाता है मौर्य साम्राज्य। मुझे उम्मीद है कि आपके फैक्ट्स को मैं क्लियर कर सका हूँगा और आपको ये चैप्टर पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।